नमस्कार साथियों, मैं प्रमुख माखरे एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच आया हूँ। साथियों, यूँ तो विषय बहुत गंभीर भी है, विषय बहुत चिंताजनक भी है। और चूँकि जब राजनीतिक विषयों का मामला हो जिसमें जनहित से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में एक जनता का भी बहुत बड़ा हित और अहित छुपा होता है। यदि राजनीति में निर्णय सही हुए तो जनता के हित के कई रास्ते खुल जाते हैं। यदि राजनीति में निर्णय ठीक नहीं हुए या निर्णय न्यायोचित नहीं हुए या निर्णय ऐसे हुए जो जनहित में नहीं है, तो कभी कभी इन सब चीज़ों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी साथियों, विधानसभा चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हमारे मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आपके समक्ष हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके समक्ष भी हैं, समूचे मतदाताओं के समक्ष भी हैं और तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों के समक्ष भी हैं। इन नतीजों के आधार पर कोई राजनीतिक दल भविष्य में उनको जनहित में क्या काम करना है, जो सरकारों में है उन सरकारों को क्या योजना लानी है, उस विषय पे काम कर रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और जहाँ दूसरी ओर जो सत्ता से बाहर हुए हैं वो लोग केवल उन सरकारों के द्वारा किए गए कामों पर नजर रख रहे हैं, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ताकि जनहित के मामले में कोई समझौता ना हो। सरकार किसी की भी हो और किसी की दल की भी हो, जब सरकार किसी दल की है तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों का ये दायित्व बनता है कि जनता के हित की लड़ाई को वो लड़ते रहें। क्योंकि अगर विपक्ष ने ताकत से आवाज नहीं उठाई तो सदन निरंकुश हो जाता है। मध्य प्रदेश के विषय में बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत शानदार सफलता हासिल हुई है। ये शानदार सफलता केवल घर बैठकर या कमरों में बैठकर रणनीतियां बनाने से नहीं प्राप्त हुई है। रणनीतियों पर अमल करने में और क्या क्या बारीकियों से सुधार की जा सकती है, इन सब विषयों को लेकर जिस दल ने चिंतन किया, जिस दल ने इन विषयों को अपने जहन में रखा, जिस दल ने इन विषयों को लेकर अपने अंदर सुधार की गुंजाइश बाकी रखी है, उस दल के पक्ष में परिणाम परिवर्तित हो गए। मेरा एक वीडियो विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आने वाला था, तो विधानसभा चुनाव के नतीजे के एक दिन पहले मैंने एक अपना वीडियो लाइव आया था मैं फेसबुक माध्यम से। उस दरमियान भी मैंने जो लगभग जो नतीजों पे बात की थी वही नतीजे आपके आसपास आए थे। ऐसा ही नहीं कि उस वीडियो में कहा मैं पार्टी की, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, पार्टी में विभिन्न भूमिकाओं में काम करता हूँ, तो अपनी पार्टी के जिन नेताओं को भी मैंने उन विषयों के बारे में अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने उन विषय के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया और नतीजे वही आए जो मैं बोला करता था, जो मैंने बोला था, जो मैंने पार्टी को पत्रों के माध्यम से या तमाम मीटिंगों के माध्यम से भोपाल और दिल्ली में बोला। ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे, उस लोकसभा चुनाव के नतीजे के पहले भी मेरा एक वीडियो फेसबुक के माध्यम से लाइव आया था। तो जिन नतीजों के बारे में और जो नतीजों के बारे में उस वीडियो में चर्चा की गई, लगभग वही नतीजे आपके सामने आए हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश के भीतर मैंने क्लीन स्वीप बोला था कि मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और क्लीन स्वीप करके कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित करेगी। कारण यह था कि केवल जनता की नाराजगी के आधार पर आप किसी भी दल को सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं। जनता की नाराजगी सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल करने का एक रास्ता तो बन सकती है, लेकिन उसमें आपकी अपनी रणनीति को शामिल करना होगा, उसमें आपकी दूरदर्शिता को शामिल करना होगा, उसमें आपको लोगों को आश्वस्त करना होगा कि यदि हमारी सरकार आएगी, यदि आप सहयोग करेंगे और सत्ता में आपके सहयोग से आएंगे, तब हम ये सुधार और करेंगे। केवल किसी भी दल की बुराइयां करने से आप सत्ता में कभी भी नहीं आ सकते। यदि दल की बुराइयां करने से सत्ता में आने के यदि ख्वाब आज भी कांग्रेस के नेता देख रहे हो तो उनको ये ख्वाब से जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ख्वाब से जल्द नहीं उठेंगे तो उनका राजनीतिक जीवन और उनके कार्यकाल में जो स्थितियां, जो निराशा, जो हताशा कांग्रेस पार्टी को लगी है, यदि वो स्वप्न से नहीं उठेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लोग जो राजनीति में आ रहे हैं उनके रास्ते में वो कांटे को कर जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का हाल यूं ही नहीं हो गया। ये मध्य प्रदेश का हाल मैं 2003 से देख रहा हूं। 2003 में पहली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2003 के विधानसभा चुनाव से मैं सक्रिय राजनीति को बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, वो अनुभव कर रहा हूँ, कुछ सीख भी रहा हूँ। 2003 में जब विधानसभा चुनाव के दरमियान जब मुझे तमाम नेताओं के साथ संगठनात्मक तौर पर काम करने का अवसर मिला, मुझे जिस क्षेत्र की जवाबदारी मिली, उस वक्त मेरे पास समझ बहुत कम थी। मुझे कार्यालय में बिठाया गया था,
लेकिन कार्यालय में बैठने पर भी मेरी कई शिकायतें हुआ करती थी, क्योंकि जो मुझे बताया जाता था मैं वही करता था, और उसके अलावा मैं किसी के प्रभाव में आकर कोई एक काम अपने मन से नहीं करता था। यानी मैं अनुशासित कार्य करता था, अनुशासन में रहकर काम करता था। फिर चुनाव आया 2008 का। 2008 के चुनाव में मुझे काफी समझ आ गई थी, और 2008 के चुनाव को मैंने बहुत बारीकी से देखा, महाराजपुर विधानसभा का छतरपुर जिले में। जब 2008 का चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद पूरा क्षेत्र में एक एक बूथ मेरा उस चुनाव के दरमियान घुमा हुआ था। चुनाव के बाद जब छतरपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, तो बैठक में जब सबने बात रखी तो मैंने भी एक बात रखी, क्योंकि मैं उसमें बहुत छोटा था, इतना आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन की पॉइंट की बात तो करने में थोड़ा बहुत साहस जुटा लेता था। तब मैंने बात रखी कि हम कभी अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सभी लोगों का सवाल आया क्यों नहीं जीत पाएंगे, तो हमने कहा हम कभी ये चुनाव इस तरीके से नहीं खेली जा रही थी। तो उस वक्त के जो राजनीतिक लोग थे, जो राजनीतिक की मुख्य धारा में रहते थे, संगठन में लोग थे, मेरे ऊपर हास्यास्पद करते हुए उन्होंने ये कहा, सभी लोगों ने, ऐसे कैसे संभव होगा। लेकिन मुझे ये अफसोस नहीं था, मुझे ये कष्ट नहीं था कि लोगों ने मेरे टिप्पणी पे हास्यास्पद प्रतिक्रिया जाहिर की। लेकिन मुझे खुशी तब हुई जब माननीय राहुल गांधी जी ने 2009 के आसपास, 2009 में या 10 में, एक बूथ स्तरीय समिति और चुनाव प्रबंधन और ट्रेनिंग की एक टीम बनाई थी, जिसको JNU जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप JNLI के नाम से एक संस्था की थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है, तो मुझे ये लगा कि हाँ वो सुधार होने वाला है, लेकिन वो संस्था ज़्यादा चली नहीं चली, ये अलग विषय है। उसमें क्या क्या बिंदुओं को रखा गया, क्या बिंदुओं को नहीं रखा, ये अलग विषय है। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की थी ताकि उसमें पॉलिटिकल लोगों को तैयार किया जा सके। लेकिन 2008 के बाद वो अमल में कितना आया कितना नहीं आया, इस पर कभी और बात करेंगे। 2008 के बाद चुनाव आता है 2013 का, फिर चुनाव आता है 2018 का, फिर चुनाव आता है 2023 का। 2003 से हम सत्ता से बाहर हुए थे, 2003 से 2008 एक पंचवर्षीय, 2008 से 2013 दूसरी पंचवर्षीय, 2013 से 2018 तीसरी पंचवर्षीय, 2018 से 2023 चौथी पंचवर्षीय। हमने क्या सुधार किया? लीडरशिप डेवलपमेंट के विषय में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे याद है जब 2003 और 2008 के चुनाव हुआ करते थे, उस वक्त क्षेत्रीय और छत्रप नेताओं का बोलबाला बहुत ज्यादा था। पूरा प्रदेश, समूचे देश के प्रदेशों में क्षेत्रों के हिसाब से लीडरशिप ने अपना अपना कब्जा जमा रखा था। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे अधीन रहेगा, यहाँ के टिकट की दावेदारी मेरे माध्यम से होगी, ये टिकट मेरे कोटे में होगा। सभी छत्रप नेता, में नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने कोटे के टिकट बड़ी ताकत से मांगते थे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की कमी यहाँ थी कि जब उन कोटे के टिकट से मांगी हुई नेताओं की, जैसे किसी ने अपने कोटे से 60 टिकट मांगे, ये मेरे कोटे का टिकट रहेगा, और 60 में से यदि 4 या 5 विधायक जीतकर आए हैं, तो उस वक्त शीर्ष नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी ये रही है तो उनको बुला के उनकी समीक्षा नहीं की गई, उनके नंबर घटाए नहीं गए, तो जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा उनके नंबर कभी बढ़ाए नहीं गए। हम वही घिसा पीटा राह फैलाती रही कांग्रेस पार्टी कि जीतने वाला कैंडिडेट ढूंढती रही, पैसे वाला प्रत्याशी ढूंढती रही, जाति का समीकरण वाला प्रत्याशी ढूंढती रही, दूसरे दल से आए हुए लोगों को भी उन्होंने सेहरा पहनाया और प्रत्याशी बनाया, तब भी नतीजा हासिल हुआ। जबकि करना यह चाहिए था कि आप ना पैसे वाला प्रत्याशी ढूंढते, ना आप जाति का समीकरण वाला प्रत्याशी ढूंढते, ना आप जीतने वाला प्रत्याशी ढूंढते, क्योंकि ये जो प्रत्याशी आप ढूंढ रहे थे किराए के लोग बुलाने के माफिक जैसे थे। यदि आपने 2008 से ही पार्टी के विचारधारा पे चलने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को, पुराने क्षेत्रीय नेताओं को यदि आपने विधानसभा का दावेदार बनाया होता, तो 2008 में यदि बनाए होते, 2008 में वो हार भी जाते, तो 2013 में एक लीडर बनकर खड़ा होता और वो लीडर अपने क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा का परिचय देता। न कांग्रेस पार्टी ने यह प्रयास 2008 में किया कि नई लीडरशिप को मौका मिलना चाहिए, न कांग्रेस पार्टी ने प्रयास 2013 में किया, न कांग्रेस पार्टी ने यह प्रयास 2018 में किया। अगर 2018 में किया भी तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से, सोर्स सिफारिश के माध्यम से जो नए कैंडिडेट आए थे, कहीं धर्मगुरुओं के माध्यम से कैंडिडेट आए थे, कहीं डोनेशन करने वाले लोगों के माध्यम से कैंडिडेट आए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की विचारधारा की बात करने वाले वो नेता मैदान में साबित नहीं हुए। 2018 में सरकार जब आई थी तो 2018 में जीते हुए कांग्रेस के विधायक, जीते हुए कांग्रेस के नेता कभी भी क्षेत्र में कांग्रेस की विचारधारा की बात नहीं करते थे, वो अपनी बात करते थे, जाति की बात करते थे। तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग कैसे तैयार होंगे, कैसे पार्टी की नींव मजबूत होगी। क्षेत्रीय नेताओं ने कभी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के कार्यकर्ताओं को पनप नहीं दिया, उन्होंने केवल उनको पनपने दिया जो सुबह शाम उनकी दहलीज पर दुआ सलाम करते थे। उसी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी को इतना निचला स्तर देखना पड़ रहा है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने 2018 के चुनाव के नतीजे चुनाव के पहले बताए थे, तो बड़े नेताओं को तो और अनुमान होता है।
मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं ने 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताए थे, हमारा मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप हो जाएगा। हुआ, एक सीट बची थी, वो भी छिंदवाड़ा, जो सीएम कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी लड़े थे, वो भी एक मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनाव लड़ा गया था। तब मात्र 38,000 वोटों से हम चुनाव जीते थे। जो छिंदवाड़ा लोकसभा जो हम लाखों वोटों से चुनाव जीता करते थे, वो केवल 38,000 से जीते। कोई जीत थी या चिंता का विषय था? मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले टिकट वितरण के पहले शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया था कि कांग्रेस पार्टी यदि इसी ढर्रे पर काम करेगी तो अधिकतम 80 सीटें आप कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। यदि हमें परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है, यदि हमें अच्छी संख्या में विधायकों को लाना है, यदि हमें अच्छे से चुनाव लड़ना है, तटस्थ होकर चुनाव लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है, हमें 35 से 40 उन विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे जिनका व्यक्तिगत विरोध उनके क्षेत्र के अंदर है। क्योंकि 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं था, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो चुनाव लड़ते थे क्षेत्रों में उन प्रत्याशियों का व्यक्तिगत विरोध था। उस व्यक्तिगत विरोध का खामियाजा उनको तो उठानी पड़ा, वो तो हार ही गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खामियाजा बहुत बुरा उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। यदि आप 2019 में भी, ये लोकसभा चुनाव में भी मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने शीर्ष नेतृत्व में को यह कहा था, भोपाल में कुछ बड़े नेताओं को यह कहा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारा क्लीन स्वीप होगा, हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे। क्योंकि मुझे छिंदवाड़ा की स्थितियां पता है, क्योंकि एक बार मैंने अमरबाड़ा और चौरई विधानसभा में एक 1 to 1 सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बोला था कि शायद हम छिंदवाड़ा ना जीत पाए, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन वो छिंदवाड़ा हम जीत गए थे। लेकिन 2024 में हम छिंदवाड़ा को नहीं बचा सके। 2024 में लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है, इसके कई दूरगामी परिणाम साबित होने वाले हैं, जिसका अंदाजा शायद पार्टी के नेता लगा ही रहे होंगे, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि जिन जिन विधानसभा में हमारे विधायक हैं, और उन विधानसभाओं के अंतर्गत आने वाली लोकसभा में जो लोकसभा प्रत्याशी हारा है, उन विधानसभाओं के प्रत्याशियों के सर पर हार का खतरा बढ़ता रहा है। बड़े नेताओं का राजनीति का संन्यास हो चुका है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति ने यह कहा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह भी चुनाव हारेंगे। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने कहा था कि हमारे जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी चुनाव हार रहे हैं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता ने यह कहा था कि छतरपुर जिले की तीनों विधानसभाएं हम हार रहे हैं। जब मेरा गणित इतना सामान्य है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो बड़े नेताओं गणित तो कितना और अच्छा होगा, उनका सर्वे की टीम रहती है, रिपोर्ट रहती है। ये तो मैं अपने आंकड़े बता रहा था, जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में से गुजरा हूँ या काम किया है। क्यों निर्णय नहीं लेते? लीडरशिप डेवलपमेंट की ओर काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं, उन प्रदेश के प्रभारियों को केवल चिन्हित चेहरों से मिलने का समय अवसर होता है। चिन्हित चेहरों से आप जब तक मिलेंगे तब तक पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ेगा, ना आप उसको सरकार में सत्ता में लाने तक का रास्ता प्रशस्त कर पाओगे। प्रदेश के प्रभारियों को यह चाहिए कि वो आम लोगों से मिले। टीकमगढ़ में आ रहे हैं तो टीकमगढ़ के सामान्य कार्यकर्ता से लिस्ट निकाले कि कौन से कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तमाम संगठनों में काम किया है, तमाम चुनाव में काम किया, उनको बुलाया जाए, उनको समझा जाए। छतरपुर आ रहे हैं तो उन लोगों से मिलें, विधायकों से, विधायक प्रत्याशियों से ना मिले, कैंडिडेट से ना मिले, उनसे मिले जो सामान्य कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, जो नगर पंचायत स्तर पर चुनावों में काम करता है। बड़े नेताओं का वजूद नहीं होता है यदि जब तक कार्यकर्ता जमीन में ताकत से ना निकले गलियों में, तो कोई भी नेता चुनाव जीतने की ताकत नहीं रख सकता। इसका मूल्यांकन करने में क्यों कंजूसी होती है? टिकट वितरण में क्यों गलती होती है? क्यों छलावे में रखा जाता है कि हम सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट होगा। टिकट के आधार के मानक क्या तैयार किए, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। खैर, पुरानी बातें थी ये, लेकिन अभी प्रदेश के अंदर तमाम स्तर पर चिंतन मंथन चल रहा है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तमाम चिंतन मंथन कर रहे हैं, बड़े नेता बैठ के चिंतन मंथन कर रहे हैं। वो वहां चिंतन मंथन कर रहे हैं और मुझे यहाँ बैठ के चिंतन हो रहा है कि आप चिंतन मंथन किनके साथ कर रहे हो? जो अपना अपना क्षेत्र हार चुके हैं, जो बड़ी मुश्किलों से जुगत लगाकर चुनाव अभी तक जीतते आए हैं, उनके साथ बैठ के आप रणनीति बना रहे हो। यदि उनकी रणनीति इतनी अच्छी होती तो स्वयं चुनाव न जीत जाते। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, आपने चिंतन मंथन के कई दौर विधायकों के साथ और विधायक प्रत्याशियों के साथ कर लिए होंगे, बड़े नामचीन चेहरों के साथ कर लिए होंगे। आपके पास क्या निष्कर्ष निकला? आपके पास नतीजा होगा, आपका पॉइंट लिस्टेड होंगे। एक चिंतन मंथन संभागीय स्तर का बुलाइए और सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कीजिए। मैं गारंटी से दावा करता हूं, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता के पास वो रणनीति होगी जो पार्टी के बड़े नेता भी बता ही नहीं पाएंगे। ये चिंतन मंथन जो पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, ये तो अपनी कमियां ढकने के लिए कर रहे हैं। वो कहेंगे कि मेरी कमी थी, कभी नहीं कहेंगे।
मैं दावा करता हूं कि कोई बड़ा नेता मेरे सामने बैठे तो मुझसे 20 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। 10 बिंदु वो जिससे आप मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में नहीं आए, सत्ता में नहीं आ पाए हैं। मैं भी तमाम चिंतन मंथन की बैठकों में रहा हूं। उन बिंदुओं पर कभी चर्चा ही नहीं होती है जिन बिंदुओं की वजह से आप चुनाव हारे हैं, क्योंकि उन बिंदुओं पर चर्चा होगी तो बड़े नेताओं को अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और 10 बिंदुओं पर वो बात करूंगा जिससे 2028 में आप सरकार में आएंगे। और मैं दावा कहता हूं, मेरा 18 साल का तजुर्बा है और चुनावी क्षेत्रों का अनुभव रखता हूं, तो कई चुनावों को हैंडल किया है, कई चुनावों में काम करने का मौका मिला है। यदि उन 10 बिंदुओं में बात नहीं करेंगे तो 2028 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हमें बड़े नेताओं से मुंह छोड़ना होगा, कांग्रेस पार्टी को बड़े नेताओं से मुंह छोड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी को लंबी पारी खेल चुके नेताओं को मार्गदर्शन दीर्घा में बिठाना होगा। मैदान में आपको लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति नेता होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। यदि आप किसी कांग्रेस पार्टी, यदि कोई भी दल किसी भी व्यक्ति को एक प्रत्याशी बनाती है, एक विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है, वो रातों रात नेता बनता है, तो जनता उसके साथ लग जाती है। उसका जनाधार भी, लेकिन ये पूछा जाता है आपका जनाधार क्या है? अरे उसका भी वही जनाधार होगा जो पार्टी का होगा। अगर पार्टी ने कोई जनाधार बनाया नहीं तो उसका जनाधार नहीं हुआ, स्वीकार कीजिए फिर आप। इन चिंतन मंथनों से कुछ होने वाला नहीं है। इस वीडियो को तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सुन रहे हो, राजनीतिक दल के लोग सुन रहे हो, मीडिया के बंधु सुन रहे हो, जहां जहां भेज सकते हो आप भेजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए यदि मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मैं एक संगठन का व्यक्ति हूं, मैं संगठन में काम करता हूं, तो जहां जहां मैंने काम किया है वहां वहां मेरे काम पर एक उंगली उठाने वाला व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं शिद्दत के साथ काम करता हूं, ईमानदारी के साथ काम करता हूं। मेरे ऊपर एक पैसे का दाग और आरोप नहीं है। मैंने चुनाव जैसी व्यवस्थाओं में काम किया है, तब भी मेरे ऊपर एक पैसे का आरोप मैंने अपने ऊपर नहीं आने दिया। कारण अपनी छवि को बचाए रखना हमारा कर्तव्य होता है। बड़ा कष्ट होता है जब पार्टी के बड़े नेता केवल चिंतन मंथन के नाम पर बैठ के करते हैं और 4 रिपोर्टों की पन्नों की रिपोर्ट बनाकर दिल्ली हाईकमान को भेज देते हैं, वहां जाकर प्रस्तुतिकरण करते बड़ा गुमराह करते हैं। मैं एक चीज और बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, 2018 के विधानसभा चुनाव में जो हमें सफलता मिली थी, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में जो हमें सफलता मिली थी सरकार के रूप में, उसके पीछे माननीय अरुण यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि 2018 के पहले जितने भी प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, अरुण यादव जी के नेतृत्व में हम अधिकांश चुनाव को जीते हैं। शायद 1 या 2 चुनाव हम यदि हारे होंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। अरुण यादव जी ने पैदल आधा प्रदेश, पूरा प्रदेश छान मारा। ये उसका परिणाम था जो 2018 में हम सत्ता में आए थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय कमलनाथ जी बनते हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनते ही कार्यकर्ताओं को भूल गए, सरकार बनते ही कार्यकर्ताओं को भूल गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? 2023 में हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कमलनाथ जी ने तमाम प्रयास किए, अनेक संगठन तैयार किए, बाहर से लोगों को, आउटसोर्स से लोगों को बुलाया, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेवारियां दी, जिले पे प्रभारी सेवाभारी बनाया, मंडलम सेक्टर तक जाने की कोशिश की, प्रशिक्षण कराए। मैं तो उन सब व्यवस्थाओं का हिस्सा रहा हूँ, कोशिश की, प्रयास किया। माननीय कमलनाथ जी को लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखना चाहिए था। यदि उनको प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा होता, हम नतीजों में परिवर्तित होते नहीं होते, लेकिन हमारा वोट बैंक का ग्राफ इतना नहीं गिरता। और यदि कमलनाथ जी को हटाया गया था तो हमें अरुण यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाना चाहिए था, क्योंकि वो ही एक ऐसा चेहरा थे। ये मैंने बोला भी था, एक व्यक्तिगत चर्चा में बोला था, एक व्यक्तिगत नेता से बोला था, ये हमारी व्यक्तिगत चर्चा थी कि यदि माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष हटाया जाता है तो हमें अरुण यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष लाना चाहिए। यदि हम अरुण यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी यादव मुख्यमंत्री की घोषणा कर देगी, जिससे हम और मुसीबत में आ जाएंगे। यदि अरुण यादव जी को मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पुनः बना दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी पटेल या किसी अन्य पिछड़े वर्ग की जाति के नेता को मुख्यमंत्री घोषित करती, उससे हमारा कांग्रेस का इतना ज्यादा नुकसान नहीं था। मैंने बोला था, अपने अनुभव तजुर्बों से मैं बात करता हूँ। मैं अपनी मेहनत से बना हूँ, मैंने मेहनत से काम किया है, फील्ड में जाकर अपने जेब के पैसों से काम किया है। कोई भी एक नेता, कोई भी एक कार्यकर्ता ये नहीं बता सकता कि मेरे द्वारा किसी भी नेता से 20 रुपए की पानी की बोतल पी गई हो, मेरे द्वारा किसी भी नेता से रूम रहने की व्यवस्था मांगी गई हो, मेरे द्वारा किसी भी नेता से ट्रेन की टिकट की व्यवस्था की गई हो। मैंने हमेशा एक एक पैसे, 18 साल से एक एक पैसे मैंने अपनी पॉकेट के लगाए हैं। इसलिए ताकत से बात करता हूँ, दमंगी से बात करता हूँ, नजरें मिला के बात करता हूँ, क्योंकि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। मैंने पार्टी से लिया नहीं, मैंने पार्टी को दिया है, समय दिया है। क्योंकि पार्टी में काम करने समय जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी अनुभव के आधार पर हम ये सलाह देते हैं या मीटिंगों में बात कर रहे हैं। लेकिन दुख होता है, आज प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के बाद भगदड़ मच गई प्रदेश के अंदर। कांग्रेस तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्या है? शीर्ष नेतृत्व संज्ञान में ले,
माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ अनुभवशील लोगों को उनके साथ जोड़े, क्योंकि ये चुनौती का समय है। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बैठक ले रहे थे, उन बैठकों में मैंने 8-10 पॉइंट पर बात किया था, लेकिन अमल में लाना पड़ेगा। चिंतन मंथन करने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर इंप्लीमेंटेशन का पावर कितना है, आपके अंदर जमीन पे उसको उतारने का पावर कितना है। एक जिला अध्यक्ष बदलने का तो पावर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर होता नहीं है। चिंतन मंथन से क्या बदलेंगे। एक ब्लॉक अध्यक्ष बदलने की तो ताकत, हौसला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास होता नहीं है। ये चिंतन मंथन की रिपोर्टों से क्या परिवर्तन करेंगे, ये सोचना होगा। शीर्ष नेतृत्व के लिए सोचना होगा। ऐसे ऐसे तमाम निष्क्रिय, मैंने तो लगभग 1/4 प्रदेश के अंदर काम किया। मैं कई जिलों की नेताओं की कैपेसिटी भी जानता हूं। ऐसे ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष देखे जो कांग्रेस की परिभाषा नहीं जानते, पन्ना पकड़ना ठीक से नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी या कोई राजनीतिक दल में किस तरीके से काम किया जा सकता है। ऐसे ऐसे मैंने जिला अध्यक्ष देखे हैं जो केवल पिट्ठू हैं जिले के नेताओं के, वो केवल उनके दरबारों में हाजिरी देते हैं, बाकी उनकी कोई क्षमता नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने जिला अध्यक्ष देखे हैं। और मेरे 1-2 जगह के तो मैंने बदलवाए भी हैं जहां जहां मैंने काम किया है, क्योंकि मैं निष्क्रिय लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं करता। तो इन सब चीजों पर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 तो निकल गया है। यदि यही हाल रहा तो 2029 में भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और 2028 के विधानसभा चुनाव में भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि हम 2028 के विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं, यदि हम 2029 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। नेताओं का मोह त्यागना पड़ेगा। वरिष्ठ नेताओं को उनको घर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, या उनके मार्गदर्शन की मंडल में ले जाना पड़ेगा। प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, वो नेता आप कभी राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या उनके जो वारिश हैं, जो भी विधायक हैं, वो अगला विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। लिख के ले लीजिए, मैं लिख के दूंगा, उस वक्त आप बात करना, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा, वो जीत जाते, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कार्यशैली में बदलाव नहीं आ रहा है। कार्यशैली में बदलाव हमें लाना होगा। योजनाओं की ताकत पे हम चुनाव जीतेंगे तो हमारी क्षमता ही क्या है, कांग्रेस पार्टी की क्षमता क्या है, नेताओं की क्षमता क्या है। जिस दिन सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से हो जाएगा, जिस दिन सीधा संवाद रायशुमारी को निर्णय में शामिल, किसी भी निर्णय में रायशुमारी को शामिल किया जाएगा, नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। नतीजे का अर्थ ये नहीं कि सरकार में आ जाएंगे। लीडरशिप डेवलप तो कीजिए, आप अपने पिरामिड को खड़ा कीजिए। पिरामिड खड़ा होगा पहले, पिरामिड तो आधार तो बनाइए। आधार कांग्रेस पार्टी ने बनाया ही नहीं, बस पिरामिड की शेप में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वरिष्ठ नेताओं का जो चिंतन मंथन चल रहा है, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता को तो चिंता में डाल देता है। और किसके बारे में क्या विषय है वो मैं नहीं जानता। मैं व्यक्तिगत कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए, क्षमतावान व्यक्ति चाहिए। इस वक्त प्रदेश को सख्त जरूरत है माननीय अरुण यादव जी की, सख्त जरूरत थी। यदि कमलनाथ जी को हटाया गया था, ये बहुत आवश्यक था। यदि वो आवश्यक होता हम लोकसभा में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, क्योंकि चुनाव पूरा जातिगत चला गया। साथियों, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ये मैंने अपनी बात को शेयर किया है, किसी को नाराजगी नहीं है। ये जो भी सक्षम साथी हों उन तक, बड़े नेताओं तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, तो इतना साहस रखता हूँ सच बोलने का, इसलिए सच बोलने के साहस के साथ बात कर रहा हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अनुभव होता है, लेकिन निर्णय में के वक्त अनुभव से काम होता है। प्रदेश में आम जनमानस में ये माहौल बन गया है, अब तो कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी ही नहीं। आप वोट में कैसे परिवर्तित कर पाओगे। संगठन आपका शून्य है, जिलाध्यक्ष की भूमिकाएं शून्य है, ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिकाएं शून्य है, नगर अध्यक्ष की नगर कार्यकारिणियां नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष की ब्लॉक कार्यकारिणियां नहीं है, जिला अध्यक्ष की एग्जीक्यूटिव जिला कार्यकारिणी चली आ रही है। अभी तो प्रदेश में नई टीम बनने वाली है। मैं एक और आगाह, अगर प्रदेश में जो नई टीम बन रही है उसमें यदि वही विधायक, पूर्व विधायक, फलाने विधायक के लोग, ये लोग इस तरीके से अगर वो चेहरे रिपीट किए, हश्र बहुत बुरा होगा पार्टी का, हश्र बहुत बुरा होगा। हमें भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। नए लोगों को प्रदेश स्तर की टीम में यदि शामिल किया तो हम ये संदेश ले जाएंगे कि पार्टी में नए लोगों को अवसर मिलने लगा है। लेकिन नए कौन, उनका आप बायोडाटा देखिए, उनसे आप बात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। चुनाव का अनुभव उनको कितना है, संगठन का अनुभव उनको कितना है, प्रशिक्षण का अनुभव उनको कितना है, कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, किस संगठन में काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्ति हैं या पार्टी के व्यक्ति हैं। सबसे बड़ा विषय तो ये है। पार्टी के लोग तो कहीं ढूंढने से मिलते ही नहीं है। किसी क्षेत्र में जाओ, नेता का व्यक्ति मिलता है। कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति अब ढूंढने से नहीं मिलता है। अब तो उसको ढूंढने के लिए शायद चिराग लेके जाना पड़ेगा, तो शायद पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिल जाए। ये महत्वपूर्ण था, चीज थी। ये लोगों तक बात, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाने का एक माध्यम भी था।
क्योंकि मैं अकेली बात करता तो सिंगल एक बार बात होती, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करता हूँ तो कई लोग ये मेरा वीडियो ऊपर भेजेंगे, मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन जो सच है वो बोलने का साहस मेरे अंदर है, इसका मुझे अपने पर फक्र है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से बना हुआ हूँ। दिन और रात मैंने एक किए हैं, मैंने न दिन देखा न रात देखी, मैंने जो जहाँ का मुझे आदेश मिला मैंने यस बोला है, कभी उसमें तर्क वितर्क किंतु परंतु नहीं किया, कभी मैंने गुणा भाग नहीं किया, अपनी जेब से पैसा लगाया, जैसे कहीं का आदेश मिला अपनी जेब से पैसा लगाया, टिकट कराया, वहाँ पहुँचा, अपने पैसों से रुकने की व्यवस्था की, अपने पैसों से आने जाने की व्यवस्था की, तब इतनी ताकत से बोल पाता हूँ, किसी की कृपा पे कृपा पात्र नहीं हूँ। निवेदन है कि थोड़ा इन बातों को गंभीरता से देखें, समझें, यदि नहीं जागे तो इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सोए लोगों को तो जगाया जा सकता है, मुर्दों को जगाने में तो तंत्र मंत्र लगता है, तंत्र व्यवस्था लानी पड़ेगी, तब शायद लोग जाग पाएंगे। वरना जनमानस में तो ये संदेश फैल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप या कोई सही निर्णय नहीं ले रही है, सही प्रत्याशी नहीं दे रही है, संगठन में कोई है नहीं, पार्टी के लोग काम करते हुए दिखते नहीं, पार्टी की कोई योजना होती नहीं है। माननीय राहुल गांधी की ताकत पे कांग्रेस पार्टी इतना चल रही है, लेकिन एक अकेले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कितनी ताकत देती है। मैंने देखा है कई जगहों के अंदर, दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के ऊपर कार्यवाहियां हो रही हैं, प्रदेशों में के माध्यम से जिलों में कार्यक्रम के लिए भेजा है कि आंदोलन करो, किसी भी नेता ने कोई कार्यक्रम नहीं किया। वो 4 जो गिने चुने लोगों के नाम होते हैं, जो उनकी इर्द गिर्द गाड़ी में बैठते हैं, जो सूट उठा के देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, डायरी पकड़ाते हैं, उनको लेके चले गए, एक अखबार में कटिंग बना ली, वो 5000 के लिफाफे लेकर जो पत्रकार लोग छाप देते हैं। मैं पत्रकारों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे होंगे उनको बुरा लगेगा, जो नहीं होंगे उनको नहीं लगेगा बुरा, वो छाप देते हैं, वो कटिंग प्रस्तुत कर दी जाती है। ऐसा मैंने ये कार्यक्रम किया। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग ऐसे लोग कर पाएंगे जो भयभीत ना हो, जो किसी की कृपा से कृपा पात्र ना हो, पार्टी के लोग हो, लोगों के लोग ना हो। एक छोटी सी बात थी, चिंतन बहुत गंभीर है, रणनीति बहुत गंभीर बनानी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन बहुत ताकत लगेगी, इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है कठोर निर्णय लेना, लेकिन दूरगामी परिणाम, अगर दूरगामी नतीजों को यदि परिणाम में बदलना है तो कष्टदायी निर्णय हमें लेने होंगे। आप निर्णय लेके देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ा मिलेगा। जनता यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सही लोगों को संगठन में, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर सही लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, तो उन लोगों को देखते हुए जनता उनके साथ खड़ी मिलेगी। यदि लोग संगठन में सही नहीं है, यदि लोग सत्ता के लिए लड़ने वाले सही नहीं है, तो जनता आपके साथ नहीं है। पिछले 4 पंचवर्षीय का मैं नतीजा बता रहा हूँ। यदि कोटे से लिए हुए टिकट पे यदि समीक्षा की होती है, मैंने उस वक्त भी पत्र व्यवहार काफी किया, लेकिन बड़े नेता पत्र पढ़ते नहीं है। मेरे पास फाइल में शायद लेटर लगे होंगे, कॉपी रखता हूँ मैंने उस वक्त भी किया कि समीक्षा की जाए। यदि किसी ने 60 टिकट कोटे से मांगे हैं, यदि उसके 8 जीते हैं, तो ये पूछा जाए 52 लोग क्यों नहीं जीते, उसमें तुम्हारी क्या भूमिका रही है। यदि ये किया होता तो आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 4 पंचवर्षीय, 3 पंचवर्षीय में मध्य प्रदेश के अंदर लीडरशिप कांग्रेस की बहुत शानदार होती, बहुत जानदार होती, लेकिन हम छत्रपों से मुक्त हो नहीं पाए, उसी का हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ये दिल पे ना ले, विश्लेषण की बात थी, ताकत से मैंने बोली है, बड़े हृदय से आप सुनिए और बड़े हृदय से विश्लेषण करिए और बड़े हृदय के साथ ही आप उसको निर्णय परिवर्तित कीजिए, निश्चित तौर पे ये नतीजे आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल पर न लें, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, विश्लेषण जैसा है छोटा सा। शुभ रात्रि आप लोगों को, सभी को। जयराम जी की जय जगत। धन्यवाद साथियों।